हेलो एवरीवन, मैं वाव शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो थोड़ा अलग टॉपिक है, केमिस्ट्री से हटके आज हम बायो की बात करेंगे। तो इसीलिए आपको जो बैकग्राउंड दिया है वो भी थोड़ा बायो से रिलेटेड दिया है, तो आपको इससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आज हम बायो की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बायो में एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसको आज हम समझेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कैसे हमारे बॉडी में या कैसे प्लांट में जो मैसेज कन्वे होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में आती है उसे ब्रेन तक कैसे कन्वे किया जाता है, और उसकी जो कमांड हमारी बॉडी ब्रेन जो हमारी कमांड बनाता है कि वो एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस स्टार्टिंग में सबसे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर 6 की बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस। आपने चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस उन सभी मेंटेनेंस फंक्शंस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ, मतलब हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए जो एसेंशियल मेंटेनेंस जॉब होती है, जो एसेंशियल मेंटेनेंस फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, उनको कहा जाता है क्या, लाइफ प्रोसेस। और उन लाइफ प्रोसेस की भी शुरुआत जब हमने की थी तो इसमें हमारा सबसे मेन मोटिव था क्या, ये पता लगाना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग या नॉन लिविंग जो कैटेगरी है वो किस बेसिस पर लाई जाती है, किस बेसिस पर हम ये कहते हैं कि हाँ ये चीज लिविंग है और ये चीज आपकी क्या है, नॉन लिविंग है। सो बेसिकली सबसे जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है वो ये है कि हम किसी भी चीज को अगर मूव करते हुए देखते हैं, समथिंग दैट मूविंग, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, अलाइव, वो लिविंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे प्लांट है। अब प्लांट में क्या होती है, मूवमेंट होती है, प्लांट मूव। अब देखो मूवमेंट दो टाइप से है, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं मूवमेंट, एक वर्ड होता है लोकोमोशन, दोनों में डिफरेंस होता है। मूवमेंट जो होता है वो विद इन द बॉडी जो बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, उसे हम मूवमेंट टर्म कहते हैं। लोकोमोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव तो करता है लेकिन वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है फ्रॉम वन पोजीशन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट में मूवमेंट होती है, और प्लांट जब मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट क्या है, लिविंग है। लेकिन उसी प्लांट के टिम्बर से जो टेबल बनाई जाती है तो टेबल में कोई मूवमेंट नहीं होती, तो टेबल को हम कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो हम जिस भी चीज को मूव करता हुआ देखते हैं, जिस भी चीज में हम मूवमेंट देखते हैं, वो सब किस में आती है, लिविंग कंडीशन में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन जहां मूवमेंट नहीं हो रही है उसे बोलते हैं क्या, नॉन लिविंग मूवमेंट, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब मूवमेंट एक्चुअल में होती क्या है, मूवमेंट इज द रिस्पॉन्ड, ये एक टाइप का रिस्पॉन्ड होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंज को क्या करता है, उसके चेंज के अगेंस्ट जो वो रिस्पॉन्ड करता है उसी को क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है। और मूवमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका क्या, मूवमेंट डिपेंडेंट टू ग्रोथ, और दूसरा होता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ। मतलब एक ऐसी मूवमेंट जिनके होने से ग्रोथ होती है या जो ग्रोथ कॉज करते हैं उनको कहा जाता है क्या, मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ या ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहा जाता है इनको। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ आपका होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ऐसी मूवमेंट है जिनसे ग्रोथ का कोई डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन ग्रोथ का नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है क्या, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि प्लांट की अगर हम शुरुआत करें तो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की शुरुआत होती है क्या, सीड जर्मिनेशन से। अब सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, देखिए सीड जर्मिनेशन में हमें क्या करना है कि सीड को जब हम जर्मिनेट कराते हैं, ग्रोथ कराने के लिए सीडलिंग करते हैं, उस सीड को हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट या किसी भी जगह पर जहां पर आप प्लांट को क्या कराते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, तो वहां पर उसकी सीडलिंग कर देते हैं। तो सीड को हम एक सर्टेन डेप्थ के अंदर क्या करते थे, दबा देते हैं, और दबाने के बाद उसे न्यूट्रिएंट वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमेशा ये चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जिस डेप्थ में आपने सीड को क्या कराया, ग्रो कराया, मतलब सीडलिंग कराई है, उसी डेप्थ में वो ग्रो करने लगेगा, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीड उस सर्टेन डेप्थ से ऊपर आता है, मतलब कि वो मूव करता है वहां से, और उसके आसपास की सॉइल को साइड करके वो कहां पर आता है, सरफेस की तरफ आता है। एंड जैसे वो सरफेस तक पहुंचता है, देन उसके बाद
वो उसमें क्या होता है, रेडिकल और प्लूम्यूल्स होते हैं जिनसे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, आपको पता है सीड में जो रेडिकल होते हैं वो रूट सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम के लिए डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ये सीड उस सर्टेन डेप्थ से उठकर सॉइल की सरफेस पर आता है, अर्थ की सरफेस पर आता है, तो वहां पर वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, मतलब सीड वहां जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और वहां से रूट और लीव्स दोनों ही क्या होने लगती हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और फिर आप देखते हैं कि फ्यूचर प्लांट जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। तो यहां पर अगर वो सीड उस सर्टेन डेप्थ से मूव नहीं करता तो वहां पर ग्रोथ नहीं होती। तो इसीलिए इसको कहा गया ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ कॉज कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट डिपेंडेंस किस पर है, ग्रोथ पर है, तो इसे बोलते हैं क्या, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अ कैट इज रनिंग, अब एक बिल्ली भाग रही है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो बिल्ली का भागना उसकी ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, या ऐसा नहीं है कि बिल्ली भागते भागते बड़ी हो गई है, ऐसा भी नहीं होता है। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इसकी कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन स्विंग, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां भी उनकी डायरेक्ट रिलेशन नहीं उनकी ग्रोथ का, हाँ इनडायरेक्टली ग्रोथ होती है बट नॉट डायरेक्ट, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन की बात करेंगे। तो इस यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बच्चे एकदम एक दिन खेलेंगे तो एक ही दिन में बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ होती है बट वो धीरे धीरे, और उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन यहाँ पर जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं और जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होती है। तो ये भी मूवमेंट आपकी किस में आती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में आती है। और तीसरा आपका देखेंगे कि द बफेलो इज स्विंग कर्ड, है ना, कि जो बफेलो है वो अपने चारे को चबाती है, तो यहाँ पर वो अपने माउथ को लगातार क्या कर रही है, मूव करा रही है, मूवमेंट यहाँ भी हो रही है लेकिन ग्रोथ कॉज नहीं हो रही है। तो तीनों जो एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये हमें बताते हैं कि ये ऐसी ग्रोथ है जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली मूवमेंट्स हैं क्या, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मूवमेंट्स आर द रिस्पॉन्ड, ठीक है, अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड विच takes place which generate in the body to respond against the environment, कि environment में जो भी changes हुए उसके against हमें क्या करना है, respond करना है। तो उसके लिए जो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्शंस करती है, एक्शन परफॉर्म करती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहते हैं। सो मूवमेंट जो है, अब थोड़ा सा डिटेल जाएंगे हम, कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अब कैट इज रनिंग, अब बिल्ली भाग रही है, क्या रीजन हो सकता है, दो रीजन हो सकते हैं। पहला, बिल्ली ने एक चूहे को देखा है और उस चूहे को पकड़ने के लिए भाग रही है, दैट मूवमेंट इज फॉर एडवांटेज, कि भैया वो उसे पकड़कर खा जाएगी और उसे क्या हो जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या सकते हैं, मूवमेंट फॉर एडवांटेज कह सकते हैं। लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि उस बिल्ली के पीछे कोई हायर एनिमल है, कोई कुत्ता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, या कोई बच्चा है, या कोई दूसरा इंसान है जो उसे क्या कर रहा है, भगा रहा है, तो वहां पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भाग रही है। सो दैट इज मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन। बट यहां पर उसके भागने का ग्रोथ से कोई कांटेक्ट या कोई रिलेशन या कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में ही, तो दूसरा हमारा था चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन स्विंग्स। तो इसमें आप लोग देखते हैं क्या कि भाई जो बच्चे हैं उछल कूद कर रहे हैं, तो इसका मेन रीजन है कि भाई दे आर ट्राइंग टू गेट प्लेजर, भैया वो चाहते हैं थोड़ा सा क्या, अपने आप को रिलैक्स फ्री करना। अब आप लोग देखते हैं कि भाई आप लोग अभी एक क्या है, एक बहुत बड़े प्रेशर से गुजर रहे हैं, क्या प्रेशर है, बोर्ड आ रहे हैं आप लोग के। लेकिन ठीक है, जिनकी तैयारी हो रखी है वो उतना प्रेशर तो नहीं लेते, जिनकी नहीं हुई है उनके पास थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर दोनों के पास है। तो अभी आप इस प्रेशर को टॉलरेट कर रहे हैं, 21 मार्च को आपके एग्जाम खत्म होंगे, देन अब आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने तरीके से अपनी जो हॉलीडेज है उन्हें क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, कोई घूमने जाएगा, कोई अदर एक्टिविटीज में लग जाएगा। तो आप लोग जो अदर एक्टिविटीज अपनी मर्जी से करेंगे वो आप अपने आप को क्या करेंगे, प्लेजर, मतलब जो आपको सुख दे, जो आपको हैप्पीनेस देगा, आप वो काम करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे भी जो खेल रहे हैं वो भी किस लिए, ताकि उन्हें क्या मिले, सुकून, एक हैप्पीनेस मिले। तो दे आर ट्राइंग टू गेट प्लेजर, तो वहां भी उनका ग्रोथ से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती है। तीसरा, बफेलो स्विंग कर्ड,
अब आप लोगों ने 8th क्लास में या 7th क्लास में भी हाँ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन में वहां पे बताया गया था कि जो कैटल्स होती हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके पास रूमिन बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा इसमें ये भी आपने पढ़ा है क्या कि जो बफेलो या जो काऊ होती है, ये जो भी चारा खाते हैं ये उसे 2 बार में डाइजेस्ट करते हैं। पहला वो उसे खाएंगे, खाने के बाद सीधा उसे क्या करेंगे, स्वेलो करेंगे, और वो कहाँ जाएगा, उसके स्टमक में जाएगा, जहां पर वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। और पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद वो दोबारा से माउथ में आता है, और अब वो जो कड है, वो जो चारा है, उसको वो प्रॉपर क्या करती है, चबाती है, ताकि वो पीसेस को छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सके, एंड देन वापस से स्वेलो करेगी। देन वो क्या होगा, उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन में छोटे छोटे पार्टिकल इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए वहां पर वो क्या कर रहा है, उसको लगातार चबा रहा है। तो वहां भी उसका ग्रोथ से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट जो है ये आपके क्या होते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट हमारी बॉडी में भी होती है क्या कि भाई अगर आपकी आंखों में कोई टॉर्च मारे, टॉर्च की लाइट अगर आपकी आंखों पर फोकस करता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। क्यों, आईलिड्स क्यों बंद हुई, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारी आंखों में ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो इससे हमारी जो रेटिना है, जो कि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, आप अपनी आंखें बंद कर दे। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ। और ये जो मूवमेंट है ये प्रोटेक्शन के लिए है कि आप अपनी आंखों को क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल हैं ये सब है आपके मूवमेंट इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ के। बट ये चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। हर अलग अलग काइंड ऑफ मूवमेंट, मतलब हर अलग अलग टाइप की सिचुएशन के लिए हमारी जो ब्रेन है वो अलग अलग टाइप की मूवमेंट क्या करता है, डेवलप करता है, अलग अलग टाइप की एक्शंस डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और आपको कोई चीज है जो आप अपने मन में नहीं रख पा रहे और आपके अपने फ्रेंड को बताना है, तो आप उसे कैसे बताएंगे, 2 तरीके, या तो आप उसे लिख कर बता देंगे, है ना, होता है ना, कॉन्वर्जेशन आप लोग खेलते ही होंगे। और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको विस्परिंग, मतलब उसको कानाफूसी करके उसके कान में बता देंगे, है ना। लेकिन अगर टीचर नहीं है और स्टिल आपको कोई बात बतानी है तो आप नॉर्मली जाकर उसे बता देंगे, रेदर देन आप राइटिंग और विस्परिंग। तो दोनों ही सिचुएशन में, जब टीचर क्लास में था तब आपका जो मूवमेंट था वो अलग था, और जो टीचर नहीं है तो आपका जो मूवमेंट है वो अलग है। तो दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में। अब ऐसा तो है नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है तो आप चिल्ला के बातें कर रहे हैं और टीचर नहीं है तो आप कानाफूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, कमांड बनाता है। एक और बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग ना 2 अलग अलग सिचुएशन में गए। आप लोग गए शादी में, आप लोग गए जहां पर बहुत ज्यादा क्या था, लाइक हर खुशी का माहौल है, तो आपका जो मूवमेंट है वो भी कैसा होगा, खुशियों वाला होगा। आप वहां पर डांस करेंगे, आप उसको उस मूवमेंट को क्या करोगे, एंजॉय करोगे। लेकिन एक तरफ जहां पर कोई ट्रेजेडी है, आप लोग अगर वहां जाते हैं तो आपका जो एक्शंस होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जहां पे आप ट्रेजेडी में गए वहां तो आपने डीजे चला दिया, कार में गाने वाने चला रहे हैं, और जहां शादी का माहौल था या कोई बर्थडे था वहां पर आप जाके रोना धोना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करते हैं। सो दीज ऑल सिचुएशंस जो आपने पढ़ी उसमें जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेशन होता है, इसको वेल कंट्रोल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के ब्रेन का काम होता है। और आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं उनके लिए जो कमांड रेडी करता है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। तो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको 2 टाइप के टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, वो है नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा हुआ है कि मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक। हार्ट आपका जो होता है वो कार्डियक, हार्ट आपका कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। बाकी वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शन से आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है।
और नर्वस टिश्यू के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने वहां पे पढ़ा हुआ है। तो आपने वहां पर न्यूरॉन के बारे में जरूर पढ़ा था कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन एक बेसिक सेल कह लीजिए जो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराना होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट कराना होता है, तो वो कौन करता है आपको, नर्व सेल करती है। तो यहाँ पर आपको साइड में ही आपको डायग्राम दिखेगा नर्व सेल का। तो वो जो नर्व सेल है ये आपको क्या करती है, नर्व सेल में आपको वेरियस पार्ट्स हैं, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, और कुछ आपको क्या करेगा, उनके फंक्शन दे देगा, जैसे उसमें जो डेंड्राइट है उसका क्या फंक्शन है, उसमें जो एक्सोन है उसका क्या फंक्शन है, उसमें जो नर्व एंडिंग है, उसमें जो न्यूक्लियस है, इन सब के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो उसको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन की बात कर रहे थे। न्यूरॉन जो है ये आपका क्या होता है, एक सेल है जो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड इसे फर्दर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है टुवर्ड द ब्रेन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे न्यूरॉन है, न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, और ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन कौन से, पहला आईज, दूसरा ईयर, तीसरा नोज, चौथा टंग और पांचवा स्किन। तो ये 5 हमारे पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और इन 5 सेंस ऑर्गन के पास आपको क्या होते हैं, अलग अलग स्पेशल काइंड के सेल्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। और ये पांचों रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, ये पांचों रिसेप्टर सेल्स उस सेंस ऑर्गन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करते हैं और उसे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईज की बात करें तो आईज में आपके पास क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर देखो, फोटो मतलब इमेज, और हम आईज से क्या करते हैं, किसी की इमेज ही देखते हैं। तो आईज के पास क्या है, फोटो रिसेप्टर, जो क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को जो रेटिना के पास आई है उसे रिसीव करेंगे और उसे कहां पर लेके जाएंगे, जो ब्रेन में साइट डिपार्टमेंट है, देखने से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो वहां पर जाकर क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कराते हैं और वहां से जो कमांड आते हैं उसको वहां से गेन करते हैं। दूसरा हमने बात की ईयर। ईयर आपका दूसरा सेंस ऑर्गन है जिसके पास फोनो रिसेप्टर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कानों से हम सुनते हैं, फोन है, फोन आता है तो फोन से हमें ऑडियो सुनाई देता है, तो फोनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर भी कह सकते हैं, तो ये कान के पास होते हैं। फिर तीसरा नोज, नोज में आपके होते हैं कौन से, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो इसका काम है टू डिटेक्ट द स्मेल। स्मेल एक तो होती है स्मेल, एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर हम बेसिकली नेगेटिव चीजों के लिए, जैसे बदबू के लिए हम ऑर्डर्स यूज करते हैं, और अगर किसी की फ्रेग्रेंस अच्छी है तो उसके लिए स्मेल यूज करते हैं, ठीक है। चौथा हमने कहा टंग। टंग जो है इसमें आपका जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हमारे क्या करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और पांचवा हमने बात की किसकी, स्किन। तो स्किन के पास होते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो क्या करता है, स्किन को, ठीक है, सॉरी, जो टेम्परेचर को और टच को, कोई आपको टच कर रहा है तो आपको कैसे पता लग रहा है, तो थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि टंग का भी आप डायग्राम देखेंगे तो टंग में आपको अलग अलग पोर्शन होते हैं, टंग में अलग अलग जोन होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। टंग में जो सबसे फोरमोस्ट पोर्शन होता है, जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, टिप जो पोर्शन होता है, वो क्या करता है, दैट डिटेक्ट स्वीट, जो मीठी टेस्ट को, जो मतलब कोई भी आप स्वीट चीज होती है, जैसे चाय को भी आप जब टेस्ट करते हैं तो चाय को आप जीभ के इस हिस्से से, जो टिप पोर्शन होता है, इससे टेस्ट करते हैं। तो आपको स्वीट स्मेल के लिए, स्वीट टेस्ट के लिए आपको टंग का जो सबसे फोरमोस्ट पोर्शन होता है उसका क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सॉर और सॉल्ट के लिए आपको अगर देखना है तो सॉर और सॉल्ट के लिए आपके पास जो साइड में, जो आपको डायग्राम में जो साइड में आपको जो पोर्शन होता है उसके लिए आप वहां पर आप देखेंगे, जब भी आप कोई गोलगप्पे या कुछ भी आप ऐसा जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट होता है, तो आप जब वो देखते हैं तो आपके मुंह से पानी आने लगता है, और जब पानी आता है तो वो हमेशा ध्यान रखना वो साइड से, टंग के साइड से आता है।
तो जो साइड वाला पोर्शन है वो सॉर और सॉल्टी टेस्ट के लिए होता है। फिर स्पाइसी, अब कोई भी तीखी चीज आप लोग खाते हैं, अपने चाउमीन या जो भी आप लोग खाते हैं जिसमें स्पाइसी है, मिर्ची ज्यादा है, तो आपको जो मिर्ची लगती है जनरली टंग के जो मिडिल पोर्शन होता है, जो आप ऐसे कह सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, जो टंग का जो मिडिल पोर्शन होता है, जब भी आपको मिर्च लगती है तो आप देखते हैं ना जीभ बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं या चीनी खाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो मिडिल पोर्शन होता है वहां पर आपको स्पाइसी टेस्ट का क्या होता है फील होता है। और लास्ट आपका आता है बिटर। तो आप कभी भी ध्यान रखना, जब आप गोली खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको जो कड़वापन होता है वो गले के पास जाकर लगता है। तो वो क्यों? क्योंकि जो टंग का सबसे एंड वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा है, आपका बिटर टेस्ट को फील करता है। तो बेसिकली ये आपके टंग के अलग अलग पोर्शन है जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने बात की। अब हमने कहा कि कैसे ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी भी एक सिचुएशन को ले लेते हैं कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज वेरी अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, है ना। ये हमारे लिए क्या है, एक अर्जेंट सिचुएशन भी है और एक डेंजरस सिचुएशन भी है। तो इसको हम कैसे ओवरकम, कैसे ये इंफॉर्मेशन जाएगी, तो देखेंगे। आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो स्किन के पास जो थर्मोरिसेप्टर थे उसने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और वो इंफॉर्मेशन ले जाकर दे दी किसको, न्यूरॉन के डेंड्राइट, जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी डायग्राम के अंदर, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट को वो इंफॉर्मेशन क्या करी, रिसीव करा दी। और जैसे डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, गेन करता है, वैसे ही वहां पर सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे वहां पर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहा जाता है, नर्व इंपल्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो बनता है वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को अपने साथ कैरी करता है और सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से होते हुए कहां पर आती है, डेंड्राइट से होते हुए कहां पर आती है, वो आती है न्यूक्लियस के पास। क्योंकि आपको पता है किसी भी सेल में जो कमांडिंग बॉडी होती है, जो उसको कमांड करती है, उसे कैसे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस के पास वो इंफॉर्मेशन आती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है और न्यूक्लियस उसे वहां से कमांड करता है कि वो एक्सोन से होते हुए कहां चला जाए, नर्व एंडिंग पर चला जाए। तो आपको देखेंगे यहाँ पर डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आई न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से वो इंफॉर्मेशन चली गई एक्सोन। एक्सोन एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक पैसेज प्रोवाइड कराती है और जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन नर्व एंडिंग पर पहुंचती है। और नर्व एंडिंग क्या करता है, नर्व एंडिंग उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जैसे इंफॉर्मेशन पहुंची वहां पर अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ था वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करता है, डीजनरेट हो जाए, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन है वो सेट ऑफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और इलेक्ट्रिकल इंपल्स खत्म हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स खत्म होगा वो इंफॉर्मेशन अब वहां से एक न्यूरॉन पर गई, न्यूरॉन का एंड हो गया, अब उस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, अब ध्यान रखना एक न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ही क्या कहते हैं, साइनेप्स। देखो उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, कुछ लोग इसे साइनेप्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सिनेप्स भी बोलते हैं। तो आप जैसे मर्जी इसको समझे कि एक न्यूरॉन ये रहा, दूसरा न्यूरॉन ये रहा, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स या सिनेप्स बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के से उस गैप को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर आती है, तो उस गैप को सिनेप्टिक गैप कहते हैं। तो वो सिनेप्टिक गैप को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर आती है और फिर से ये प्रोसेस चलने लगता है तब तक जब तक इंफॉर्मेशन कहां तक नहीं पहुंच जाती, स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच जाती। स्पाइनल कॉर्ड इज अ जंक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन है rather than ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहां पर आती है, वो आती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द जंक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड पर इंफॉर्मेशन आई, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, सबसे पहले ये चेकआउट करेगा कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये कैसा केस है, ये इमरजेंसी केस है या फिर ये कैसा केस है, आपका नॉर्मल केस है। तो अगर ये इमरजेंसी केस है, स्पाइनल कॉर्ड को लग गया कि नहीं यार मतलब आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हुआ है और इसका इंफॉर्मेशन जो आई है कैसी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या करेगा, ये उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन पर ना भेज करके
ब्रेन पर उसके मेमोरी सेल्स को भेजेगा, लेकिन ब्रेन पर ना भेज करके ये उस इमरजेंसी सिचुएशन को खुद ही क्या करता है, हैंडल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड खुद ही उसकी कमांड कर देता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को पता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंची तो ब्रेन जब तक इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा, तब तक क्या हो चुका होगा, हमारा हाथ जल चुका होगा। तो उस डैमेज से बचाने के लिए ये क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को खुद ही कमांड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और मोटर न्यूरॉन से वापस से उस पर्टिकुलर न्यूरॉन के पास पर्टिकुलर पोर्शन पर भेजता है और आप अपना हाथ तुरंत पीछे खींच देते हैं। लेकिन इसने दूसरा काम क्या किया, उसने मेमोरी सेल्स को किसके पास भेजा, ब्रेन के पास भेजा। अब ब्रेन कुछ तो करेगा, ऐसा तो नहीं कि ब्रेन कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन यहां पर क्या करेगा, आफ्टर दैट आपको जो फील होता है, जो जलन, देखो कभी भी नोटिस करना, अगर आपने हॉट ऑब्जेक्ट जैसे घर में गरम तवा अगर आपने कभी छू लिया गलती से या कोई गर्म चीज छुई है, तो आपको उसके हॉटनेस का अंदाजा तुरंत नहीं होता है। तब तो आपका ऐसा एक करंट टाइप का फील होता है, आपने कुछ ऐसा चीज छुआ, आपने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन वो चीज गर्म है या ठंडी है, ये कब पता लगता है, ये पता लगता है जब उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलने लगती है, ब्रेन से। तो ब्रेन के पास जो मेमोरी सेल्स गए थे, उन्होंने क्या किया, पूरा इंसिडेंट ब्रेन को इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद ब्रेन ने उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद कमांड, तो कमांड की फॉर्म में अब क्या होगा, आपके हाथ में जो जलन होती है, आपके हाथ में जो छाले पड़ते हैं, दैट इज अ इंडिकेशन कि ब्रेन ने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया है और आप उसे देखकर ये सीखें कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है। तो ये केस है कब, जब हम एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात करते हैं। लेकिन व्हाट कि अगर नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, लाइक आप लोगों ने सोचा कि चलो यार पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया जाए, बहुत हो गया खेलना कूदना, और ये बात आपने सोची थी दिसंबर में जाके, तो आपने क्या किया, अपना सारा सेटअप तैयार किया, आपने बुक्स निकाली, कॉपी निकाली, जोश में आपने 3-4 कलर के पेन कि आज तो सारे नोट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और जैसे आपने बुक ओपन की तो आपने वो इंफॉर्मेशन आपकी सेम कहां पर पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ये कैसी इंफॉर्मेशन है, ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, तो इसको उसने भेजा किसके पास, ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो ब्रेन, हमेशा ध्यान रखना, ब्रेन कभी भी आपका एट इंस्टेंट काम नहीं करता। वो क्या करता है, पहले जो इंफॉर्मेशन आई है उसके पॉइंट्स को सोचता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन है तो इसके इस इफेक्ट पर मुझे, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है ना। तो उसने सारा कुछ सोचा, उसने सोचा, आप लोगों ने पढ़ने का है ना, उसने सोचा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम मार्च में है, अभी तो टाइम है। फिर दूसरा टेस्ट है, इफ टेस्ट है तो टेस्ट के लिए पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना टेस्ट में आ रहा है। इफ नहीं है टेस्ट तो ब्रेन ने कहा ठीक है बंद करके रख दो। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, बुक को वापस से बंद कर दिया, अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, और वो कल आज तक नहीं आ पाया, और अब क्या हुआ कि टाइम बहुत ज्यादा डिले हो गया। ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों का ब्रेन क्या कहता है, ठीक है आपने सोचा पढ़ना है, ओके, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन तो हम 2 घंटे पढ़ लिए, लेकिन अगले 3 दिन तक पता चला कि हमसे आधा घंटा भी नहीं निकल पाया। तो उस सिचुएशन में ब्रेन ने कमांड किया कि आप एक काम करें, इतने इतने टॉपिक कवर कर लें, ताकि इजीली आप क्या कर सकें, सारा आप रिटेन भी कर पाए, और आगे चल के जब आप दोबारा से इस चीज को पढ़ें तो आपको वो जल्दी से मेमोराइज हो जाए। तो वहां से फिर वो कमांड आई और फिर आपने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस केस में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन आती है तो वो किसमें आती है, वो आपका ब्रेन उसको कमांड करता है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस केस में कमांड तो आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा रोल किसका होता है, ब्रेन का भी होता है। तो ये पूरा का पूरा एक जनरल फ्लो आपने देखा कि कैसे इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करती है, ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन उसे कैसे वो कमांड करता है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं इतना ही बताऊंगा, लेकिन हम जो इसका मेन टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन ब्रेन, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यह भी पता लगेगा कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसे अच्छे से समझ जाए, ठीक है। और इसके जो आपको नोट्स हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी में
प्रोवाइड कराए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो इसके लिए आप लोगों को हमें क्या करना है, हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आप जिसका लिंक आपको फ्लैश किया जा रहा है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट के, चाहे एसएसटी है, एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक्स या आपका ज्योग्राफी है या किसी के भी है, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपको वो जो नोट्स है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद।